हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हम आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेंस सिलेबस का हिस्सा था। और आगे आने वाले जो बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है, वहाँ पर भी काफ़ी संभावनाएं हैं, आरबीआई सर्कुलर से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ाई गई है। और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जहाँ पर जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, तो इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में आप इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री रही है और क्या क्या टर्म्स हैं जो इंश्योरेंस में यूज होते हैं, कैसे इंश्योरेंस ड्यूरिंग द ईयर्स इवॉल्व हुआ भारत में, एफडीआई लिमिट कितना है, नेशनलाइजेशन कब हुआ, सब कुछ आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। आरबीआई सर्कुलर्स की अगर मैं बात करूं तो आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, पर वो काफ़ी लेंदी होते हैं। फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज होती है, तो समझने में समय लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका आसान बनाया है। हमने जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी इजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा है सब इंक्लूड किया गया है, इररिलेवेंट फैक्ट को रिमूव कर दिया गया है, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा यहाँ से पढ़ना। तो ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है। आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। फिर भी कोई डाउट आया आपका, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछे हैं, भारत में 4 श्रम संहिताएं कब लागू हुई? व्हेन डिड द 4 लेबर कोड्स कम इनटू इफेक्ट इन इंडिया? ऑप्शन है जनवरी 1 2026, अक्टूबर 15 2025, दिसंबर 1 2025 या फिर नवंबर 21 2025। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who is serving as the chairperson of the international jury at 56th International Film Festival of India in Goa? गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। तो 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये 20 से 28 नवंबर के बीच पणजी गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल की शुरुआत डायस्टोपियन ड्रामा फिल्म द ब्लू ट्रेल, जिसे डायरेक्ट किया है गैब्रियल मैस्करो ने, इस फिल्म के द्वारा की गई है। और जो क्लोजिंग फिल्म रहेगी वो अ यूजफुल घोस्ट रहेगी। इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ये इंटरनेशनल जूरी के चेयरपर्सन है इस फेस्टिवल में। जापान को कंट्री ऑफ फोकस नियुक्त किया गया इस फेस्टिवल के लिए। और स्पेन पार्टनर कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री है। डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसको ऑर्गेनाइज किया करता था, लेकिन मार्च 2022 में इसे फिर नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मर्ज कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, एनएफडीसी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग।
विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स? किस संगठन ने नीति आयोग के साथ मिलकर आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजटिंग पर एक रिपोर्ट तैयार की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जिस इंडिया। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसका टाइटल है वाटर बजटिंग इन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, और इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पॉल द्वारा, और नीति आयोग ने रिपोर्ट गिस इंडिया के साथ मिलकर तैयार की है। तो इसमें बताया गया है कि जो 18 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं और 8 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं हमारे देश के 11 स्टेट्स में, तो वहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी को हम किस तरह से सुनिश्चित कर पाएं। Which organization under नीति आयोग formalized a strategic partnership with CFA Institute India Private Limited? नीति आयोग के अंतर्गत किस संगठन ने CFA Institute of India Private Limited के साथ रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अटल इनोवेशन मिशन। तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है CFA इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और इसके जो इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को साइन किया है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, एथिकल डिसीजन मेकिंग है, गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स है भारत भर में, तो उससे संबंधित ये MOU रहा है। इसके जरिए जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स हैं, उनको भी सब्सटेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। What is the name of India's first indigenous CRISPR based gene therapy for sickle cell disease which particularly affects India's tribal population? सिकल सेल रोग जो विशेष रूप से भारत की जनजातीय आबादी को प्रभावित करती है के लिए भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्प आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिरसा 101। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी जो कि सिकल सेल डिजीज के लिए है, इसको लॉन्च किया है। सिकल सेल डिजीज खासकर जो इंडिया की ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको अफेक्ट करती है, और इस थेरेपी का नाम है बिरसा 101। भगवान बिरसा मुंडा को डेडिकेटेड है, जिनकी 150th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल, और इसको डेवलप किया गया है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये। सिकल सेल की अगर हम बात करें तो ये एक ग्रुप है इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स का, एक ब्लड डिसऑर्डर बीमारी है ये, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप बिगड़ जाती है, सिकल जैसी हो जाती है, क्रिसेंट शेप हो जाती है। तो जो हमारे जीन हैं जो हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन के कारण ऐसा होता है। वेयर वॉज द 64th एनुअल इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? 64वां वार्षिक इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, बेंगलुरु। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने 64th एनुअल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में। इसे इग्नोर किया गया एयर चीफ मार्शल AP सिंह, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के द्वारा। थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का इनोवेशंस इन एरोस्पेस मेडिसिन, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अगर हम बात करें इस इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन की, इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। एकलौती रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो भारत में एरोस्पेस मेडिसिन प्रैक्टिस और नॉलेज को प्रमोट करती है। Which organization signed an MOU with the Andhra Pradesh government for the Amravati Quantum Valley initiative? अमरावती क्वांटम वैली पहल के लिए किस संगठन ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, CDOT। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, ताकि अमरावती क्वांटम वैली इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया जा सके। तो जो ये पार्टनरशिप हुई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट और CDOT के जरिए, तो इसके जरिए जो CDOT है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्वांटम कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को सेटअप करेगा आंध्र प्रदेश में, इस क्वांटम वैली में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, आर्टिकल 280। 16th फाइनेंस कमीशन, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा आर्टिकल 280 के तहत। और ये रिपोर्ट में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनागरिया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंप दी है। इसमें और मेंबर जो है वो एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, T रविशंकर, सौम्यकांति घोष ये रहे, और सेक्रेटरी जो इस 16th फाइनेंस कमीशन के थे वो थे ऋत्विक पांडे। ठीक है, और इसमें 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल तक के लिए ये जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है
वो लागू की जाएंगी। तो किस तरह से जो टैक्स है उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में, ठीक है। और किस तरह से स्टेट्स को ग्रांटिंग एड्स दिया जाए, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव से संबंधित हो, ये सब इसमें बताया जाता है। मतलब राज्य को उसका हक कैसे दे। वेयर वॉज द 32nd नॉर्दर्न जोनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड? 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है फरीदाबाद। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने फरीदाबाद हरियाणा में नदर्न जोनल काउंसिल की 32nd मीटिंग की अध्यक्षता की है। जोनल काउंसिल्स एडवाइजरी बॉडीज हैं जिन्हें स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत बनाया गया है ताकि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके, और जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, सोशल प्लानिंग है, इकोनॉमिक इशू है, इन्हें सॉल्व किया जा सके। तो 5 मेन जोनल काउंसिल है, नदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, है ना। इसमें अलग अलग राज्य होते हैं, नदर्न में अलग राज्य हैं, सेंट्रल में अलग राज्य हैं। और जब भी मीटिंग होती है जनरल काउंसिल की तो यूनियन होम मिनिस्टर्स की अध्यक्षता करते हैं। इसके अतिरिक्त एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया था 1971 में। इसमें आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम है। अष्टलक्ष्मी बोलते हैं इन्हें। Defense Research and Development Organization signed MOU with which institution to develop smart tech solutions for national security? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्मार्ट टेक समाधान विकसित करने हेतु किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है गति शक्ति विश्वविद्यालय। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में न्यू दिल्ली में। और इस मौके पर जो डॉक्टर समीर वी कामत हैं, चेयरमैन है DRDO के, ये भी मौजूद रहे हैं। तो जो ये MOU है ये किससे संबंधित है? जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक लेवल फॉर एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट एंड वैलिडेशन ऑफ ऑपरेशनल लॉजिस्टिक प्लान, चिप डिजाइन, हार्डवेयर सिक्योरिटी एंड होमोफोबिक, तो इनके बीच में दोनों ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य करेंगे, DRDO और गति शक्ति विश्वविद्यालय। Which cricketer became the first to score international centuries against all 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस across formats? कौन सा क्रिकेटर सभी 12 टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ सभी प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है शाई होप। तो वेस्ट इंडीज कैप्टन है शाई होप, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। ये पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सेंचुरीज लगाई हैं सभी 12 टेस्ट प्लेइंग नेशंस के अगेंस्ट। और ये 12वां नेशन कौन बना? न्यूजीलैंड। इनसे पहले राहुल द्रविड़ के पास ये रिकॉर्ड था, उन्होंने 10 टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के अगेंस्ट लगाया था। एक और स्पोर्ट्स न्यूज देखेंगे। चंडीगढ़ की 17 साल की फ्रीस्टाइल स्केटिंग प्रोडिगी हैं जानवी जिंदल। ये फर्स्ट इंडियन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन बनी है जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं। इसी मंथ इन्होंने 6 नए टाइटल्स हासिल किए हैं और केवल सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम 19 गिनीज रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरह से हमारे देश में सेकंड हाईएस्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है जानवी जिंदल। With which countries did Narendra Modi announce a new trilateral initiative on technology and innovation at the G20 summit? G20 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने किन देशों के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार पर एक नई त्रिपक्षीय पहल की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, इन्होंने एक नया ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क अनाउंस किया है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, ताकि जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनमें कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कैनरी ये मौजूद रहे। G20 समिट जोहान्सबर्ग में ये ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क साइन किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ KEO एन AI रेडी पर्सनल कंप्यूटर? किस राज्य सरकार ने AI रेडी पर्सनल कंप्यूटर KEO के लॉन्च की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट ने KEO जो कि एक AI रेडी पर्सनल कंप्यूटर है इसको लॉन्च कर दिया है। कर्नाटक में इसको असेंबली की गई है, डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है। KEO का मतलब है नॉलेज ड्रिवन, इकोनॉमिकल एंड ओपन सोर्स। तो अफोर्डेबल प्राइस पर ये मिल रहा है कंप्यूटर। विच कंपनी रिसीव्ड इंटीग्रेटेड ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ मल्टी मोड पेमेंट एग्रीगेटर? किस कंपनी को मल्टी मोड पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI से एकीकृत प्राधिकरण प्राप्त हुआ है?
ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है पेयू। पेयू ने इंटीग्रेटेड ऑथराइजेशन प्राप्त किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ताकि ये मल्टी मोड पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सके ऑनलाइन ऑफलाइन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए। और ये अप्रूवल आरबीआई ने दी है इसे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के तहत। मास्टर कैपिटल सर्विसेज जो कि सब्सिडरी है मास्टर ट्रस्ट की, इसे भी सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल मिल गया है आरबीआई से, माफ कीजिएगा सेबी से, कि ये म्यूचुअल फंड सर्विस दे सकती है। पे ग्लोकल, इसे भी आरबीआई से अप्रूवल मिल गई है कि ये पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड एंड आउटवर्ड के तौर पर कार्य कर सकती है। व्हाट टाइप ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट इज कोलोनॉक्स? कोलोनॉक्स किस प्रकार का चिकित्सा उत्पाद है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वुंड ड्रेसिंग। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंडिया, इन्होंने कोलोनॉक्स जो कि एक एडवांस्ड नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग वुंड ड्रेसिंग है डायबिटिक फुट अल्सर्स के लिए, इसे लॉन्च किया है। साथ ही बार्क B1401 जो कि इंडिया का फर्स्ट इंडियसली डेवलप्ड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, इसे भी लॉन्च किया है। तो कोलोनॉक्स एक इनोवेटिव फर्स्ट इन इंडिया नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग कोलेजन हाइड्रोजल ड्रेसिंग है डायबिटिक फूड अल्सर्स के लिए, इसको डेवलप किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क द्वारा। कोलोजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसको कमर्शलाइज किया जाएगा। फेरोकार्बोनेटाइट बार्क B1401 ये इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्री डेवलप्ड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है मेजर एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। इसको भी बार्क के नेशनल सेंटर फॉर कंपोजिशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स एंड एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च द्वारा बनाया गया है। Which public sector bank signed an MOU with SIDBI for credit access to MSMEs and startups across India? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने भारत भर में एमएसएमई और स्टार्टअप्स तक ऋण पहुंच के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया है, ताकि जो एमएसएमईज हैं और स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में उनके लिए क्रेडिट फ्लो हो सके अच्छे से, वर्किंग कैपिटल एक्सेस उनको प्राप्त हो सके, फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हें मिल सके। सिडबी के सीएमडी मनोज मित्तल हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ देवदत्त चंद हैं। Which private equity firm divested a 1.86% stake in 197 Communications? किस निजी इक्विटी फर्म ने 197 कम्युनिकेशंस में 1.86% हिस्सेदारी बेच दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है SAIF पार्टनर्स। तो SAIF पार्टनर्स ने 1.86% स्टेक अपने डाइवेस्ट कर दिए हैं 197 कम्युनिकेशंस में, जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, 1556 करोड़ रुपए में ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के तहत। What is the word of the year 2025 according to Cambridge Dictionary? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार 2025 का शब्द क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पैरासोशल। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025 डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है, देखिए जैसे हम किसी कैरेक्टर को देखते हैं बुक में, फिल्म में, टीवी सीरीज में, है ना, कोई फेमस पर्सन है, उसके साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने लगते हैं कि हाँ ये तो मेरे जैसा ही कुछ जिंदगी ऐसी चल रही है, तो उसे बोलते हैं पैरासोशल। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। तेल अवीव इज अ सिटी इन विच कंट्री? इजराइल। हु इज नोन एज ट्री वुमेन ऑफ इंडिया? सालुमारदा तिमक्का, इनका निधन हो गया हाल ही में। द टर्म पजल इज डिस्लेटेड टू विच स्पोर्ट? बॉक्सिंग। इन विच ईयर वाज द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट पास? December 31st 2015, और ये 2016 में लागू हुआ। इंडियन नेवल शिप अराइव्ड एट पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स एज पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट टू द इंडियन ओशन रीजन सावित्री। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेटेड? व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड टॉयलेट डे 2025? व्हेन इज द नेशनल एपिलेप्सी डे 2025 ऑब्जर्व्ड? Which agency releases Business Ready Be Ready 2024 report? Name the shrub native to the Sola forest of the Western Ghat. It is found in abundance in the Kodaikanal region of Tamil Nadu. It blooms once every 12 years. इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।